का क्वेश्चन है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलान करना है। इसमें कॉलम 1 में कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और कॉलम 2 में उनके आइसोमेरिज्म का प्रकार पूछा है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की कौन सी समव्यवता होगी। तो सबसे पहले देखते हैं विलायक योजन समव्यवता। विलायक योजन समव्यवता उसको बोलते हैं जब कॉम्प्लेक्स में H2O अणु दिया हो। H2O जो है वो लिगेंड के रूप में हो। लिगेंड हो तो उस H2O की संख्या में भिन्नता होगी तो वो विलायक योजन समव्यवता दर्शाएगा और इसे हाइड्रेट समव्यवता भी बोलते हैं। तो अगर इन चार ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन डी में H2O दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये हाइड्रेट समव्यवता यानी विलायक योजन समव्यवता दर्शाएगा। तो एक का मिलान होगा डी के साथ। ठीक है, दूसरा है बंधन समव्यवता। बंधन समव्यवता में जब लिगेंड उभयतंतुर होता है, उभयतंतुर लिगेंड मतलब जो जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक समय में एक ही बंध बनाता है। तो अगर इन तीन ऑप्शंस में देखें तो जो NO2 है, इसमें NO2 है। NO2 उभयतंतुर लिगेंड है। ये नाइट्रोजन के साथ भी बंध बना सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी बंध बना सकता है। तो बंधन समव्यवता इस कंपाउंड में होगी, तो ये इसके साथ मिलान हो जाएगा। तीसरा है आयनन समव्यवता। आयनन समव्यवता उसको बोलते हैं जब किसी कॉम्प्लेक्स को हम विलयन में आयनित करते हैं तो वो भिन्न भिन्न आयन देता है। जैसे अगर इस विलयन को आयनित करें तो ये Br- ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन में देगा और Br- आयन देगा। बट अगर इसमें हम Br को लिगेंड के रूप में यहाँ रख दें और सल्फेट आयन को काउंटर आयन के रूप में रख दें तो फिर ये SO4-2 आयन जो है वो SO4 2- सल्फेट आयन में आयनित होगा। तो आयनन समव्यवता इसमें पाई जाएगी। चौथा है उपसह संयोजक समव्यवता। उपसह संयोजक समव्यवता उसको बोलते हैं जिसमें जो उपसह संयोजक मंडल, ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है, इसको बोलते हैं उपसह संयोजक मंडल। उपसह संयोजक मंडलों के बीच में, यहाँ पर दो उपसह संयोजक मंडल दिए हैं। उपसह संयोजक मंडलों के बीच में जब लिगेंडों का आदान प्रदान होता है, लिगेंडों का आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं उपसह संयोजक समव्यवता। तो ये इसके साथ मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो डियर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न आयनों में से किन का चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण समान है। ये जो है धातु आयन, संक्रमण धातु आयन दे रखे हैं। इनमें पूछ रहा है कि चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण किन का समान है। जो चक्रण मात्र है वो चक्रण मात्र म्यू से डिनोट करते हैं और इसका निकालने का सूत्र होता है √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए। तो अगर टाइटेनियम 3+ देखें तो सबसे पहले जो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है ऑर्गन 4s2 3d2। इसमें से अगर Ti3+ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ऑर्गन का टाइटेनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 4s0 3d1। यानी इसमें 3d कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरा क्रोमियम 2+ देखें तो क्रोमियम का हो जाएगा ऑर्गन 4s2 3d4। और Cr2+ का देखें तो इसका हो जाएगा ऑर्गन 2 इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से निकल जाएंगे तो 3d4। इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 3d कक्षक में। इसी प्रकार Mn मैग्नीज का देखें तो मैग्नीज का होगा ऑर्गन 4s2 3d5 और Mn2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऑर्गन 4s0 3d5। 3d कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार आयरन का देखें, आयरन का हो जाएगा
ऑर्गन 4s2 3d6 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ऑर्गन 4s कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 4s0 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम 3d कक्षक देखें इसका Fe2+ का, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसके बाद स्कैंडियम 3+ का देखें तो स्कैंडियम का हो जाएगा ऑर्गन 4s2 3d1 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे Sc3+ में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन के समान होगा, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो किन आयनों में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आई है, क्योंकि हम इस फॉर्मूले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखेंगे तब चुंबकीय आघूर्ण आएगा, और अगर जिनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान होंगे उनका चुंबकीय आघूर्ण भी समान होगा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 4 है, तो क्रोमियम में 4 है, और Cr2+ क्रोमियम 2+ और आयरन 2+ में 4 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो क्रोमियम B दे रखा है और आयरन जो है वो D दे रखा है, तो इसमें 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट है ये संकुल और ये संकुल दोनों अष्टफलकीय हैं लेकिन चुंबकीय व्यवहार में भिन्न हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है इन्हीं दो संकुलों के चुंबकीय व्यवहार से कि एक संकुल ये वाला प्रतिचुंबकीय है और ये अनुचुंबकीय है। तो अगर प्रतिचुंबकीय संकुल की बात करें, प्रतिचुंबकीय उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित होंगे। और अनुचुंबकीय की बात करें, अनुचुंबकीय क्या होगा, जिसके जो केंद्रीय धातु आयन है उसके किसी भी कक्षक में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वो अनुचुंबकीय होगा। तो सबसे पहले इनकी ज्यामिति की बात कर लेते हैं कि दोनों संकुल अष्टफलकीय है। तो दिख रहा है इस संकुल की समन्वय संख्या 6 है, 6 बंध बना रहा है। 6 NH3 कोबाल्ट के साथ 6 बंध बना रहे हैं। इसमें 6 फ्लोराइड आयन कोबाल्ट के साथ 6 बंध बना रहे हैं। दोनों अष्टफलकीय ही होंगे। और अब इनके चुंबकीय व्यवहार की बात करें तो जो चुंबकीय व्यवहार है उसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण, इस वाले संकुल में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था है +3 में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3D कक्षक में कोबाल्ट 27 नंबर पे आता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो 3D में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6। और ये जो NH3 है ये प्रबल लिगेंड है, तो ये यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉनों की। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। 4NH3 के कारण, 6 जो NH3 है उनके कारण, NH3 के कारण, क्योंकि प्रबल लिगेंड है तो यहाँ पर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन 3 कक्षकों में आ जाएंगे, 2 खाली रह जाएंगे, ये 4s ये 3d। तो यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये तो प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है। दूसरा अगर बात करें, इसमें भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो CO3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो 3 यहाँ पे भी 3D कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्लोराइड आयन है वो दुर्बल लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होने के कारण यहाँ पर
4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये अनुचुंबकीय होगा। तो COF6 3 जो है वो अनुचुंबकीय होगा। और यहाँ पे जो CONH3 है वो प्रतिचुंबकीय होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दोनों अष्टफलकीय और चुंबकीय व्यवहार में भिन्न है क्योंकि एक प्रतिचुंबकीय है, दूसरा अनुचुंबकीय है। दूसरा स्टेटमेंट है CONH3 जो है वो प्रतिचुंबकीय सही है, प्रतिचुंबकीय है क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और COF6 3 अनुचुंबकीय है क्योंकि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो कथन एक तथा कथन दोनों सही है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाला है। इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि ये जो संकुल है ये सजातीय संकुल है, जबकि ये वाला विजातीय संकुल है। दूसरा स्टेटमेंट है ये इस संकुल में केवल एक प्रकार के लिगेंड है और इस संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है। तो इन 2 स्टेटमेंट के बेसिस पर इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट है क्योंकि सजातीय संकुल की बात करें, सजातीय संकुल, सजातीय को होमोलेप्टिक भी बोलते हैं, होमोलेप्टिक संकुल। इसमें क्या होता है, सजातीय संकुल में एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं, एक ही प्रकार के लिगेंड। और जो विजातीय संकुल होता है इसे हेटेरोलेप्टिक भी बोलते हैं। इसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होते हैं। मतलब जो केंद्रीय धातु आयन होता है इसमें अलग अलग लिगेंडों से जुड़ा होता है, और सजातीय संकुल में जो केंद्रीय धातु आयन होता है वो एक ही प्रकार के लिगेंडों से जुड़ा होता है। तो इस स्टेटमेंट 1 में ये जो संकुल दे रखा है CONH3 है, ये सजातीय संकुल है क्योंकि इसमें जो केंद्रीय धातु आयन है वो एक ही प्रकार के लिगेंडों से जुड़ा है। 6 जो यहाँ पर है वो अमोनिया के ही अणु हैं, जबकि इसमें 4 तो अमोनिया के अणु हैं और 2 जो है वो क्लोराइड आयनों से जुड़ा है। तो इसमें 2 प्रकार के लिगेंड है, अमोनिया और क्लोराइड। तो ये विजातीय संकुल होगा। तो कथन 1 सही है। कथन 2, संकुल CONH3 में केवल एक प्रकार के लिगेंड है। हाँ बिल्कुल सही है, एक प्रकार के लिगेंड है, केवल अमोनिया है। लेकिन CONH3 संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है। हाँ ये भी सही है क्योंकि इसमें एक तो अमोनिया है और एक क्लोराइड है, तो 2 प्रकार के लिगेंड हो गए। तो दोनों कथन सही है, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट, निम्न में से सजातीय यानी होमोलेप्टिक संकुल है। तो सजातीय भी बताया था कि सजातीय संकुल उसको बोलते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं, और विजातीय जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होते हैं। तो ये सजातीय संकुल पूछ रहा है जिनमें जिस संकुल में एक ही प्रकार के लिगेंड होंगे। तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट। इसमें जो एल्यूमिनियम है वो 3 ऑक्जेलेटों से जुड़ा हुआ है, तो इसमें 3 ऑक्जेलेटो लिगेंड के रूप में है, तो ये तो सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन प्लेटिनम। जो प्लेटिनम है वो 2 एमीन से जुड़ा हुआ है, क्लोराइड आयन से जुड़ा हुआ है, और नाइट्राइट आयन से भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक तो एमीन लिगेंड है, एक क्लोरिडो लिगेंड है और एक नाइट्रेटो लिगेंड है। 3 प्रकार के लिगेंड है, तो ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसमें जो कोबाल्ट है वो 5 एमीन से और कार्बोनेट से भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक तो एमीन लिगेंड हो जाएगा, एक कार्बोनेट लिगेंड हो जाएगा। 2 प्रकार के लिगेंड हो गए, तो ये भी सजातीय संकुल नहीं होगा, विजातीय होगा। ये विजातीय होगा।
ये भी विजातीय होगा। और इसमें ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम, जो क्रोमियम है वो एमीन से जुड़ा हुआ है, और एक्वा यानी H2O, 3 H2O की मॉलिक्यूल भी होंगे इसमें। तो एक तो एमीन है और एक H2O है, तो इसमें भी 2 प्रकार के लिगेंड है, इसलिए ये भी सजातीय नहीं होगा, ये विजातीय होगा। और जो तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ट्राई ऑक्जेलेटो लिगेंड के रूप में, यहाँ पर केवल 3 ऑक्जेलेटो अणु है एक ही प्रकार के, इसलिए ये सजातीय होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा संकुल अधिक स्थायी है। तो अगर संकुलों के स्थायित्व की बात करें तो एक तरीका तो है कि स्थायित्व स्थिरांक दिया हो क्वेश्चन में और पूछे, जैसे कि एक धातु आयन है M प्लस 4 लिगेंड मिलकर जो है वो Ml4 एक संकुल बनाते हैं, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्थायित्व स्थिरांक जो है K वो दिया जाता है Ml4 की सांद्रता अपॉन M की सांद्रता और L की सांद्रता की पावर 4। इस फॉर्मूले से स्थायित्व स्थिरांक दिया जाता है। तो एक तरीका तो है कि स्थायित्व स्थिरांक दिया हो और जिस भी कंपाउंड का स्थायित्व स्थिरांक ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। जैसे K अगर जिसका ज़्यादा होगा वो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है। अगर जिसका K ज़्यादा दिया हो, अगर स्थायित्व स्थिरांक न दे रखा हो और क्वेश्चन ऐसे अलग अलग कंपाउंड दे रखा हो और उनमें तुलना करवाए कि कौन सा ज़्यादा स्थायी होगा, तो दूसरा तरीका है स्थायित्व निकालने का। जो स्थायित्व होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है धातु आयन के आकार के, धातु आयन का आकार, ठीक है। धातु आयन का आकार जितना ज़्यादा होगा स्थायित्व उतना कम होगा, और धातु आयन का आकार जितना कम होगा स्थायित्व उतना ज़्यादा होगा। और ये प्रोपोर्शनल में होता है धातु आयन पर उपस्थित आवेश के। धातु आयन पर आवेश, धातु आयन पर पॉजिटिव आवेश होता है। धातु आयन पर जितना अधिक आवेश होगा संकुल उतना अधिक स्थायित्व होगा। तीसरा है कि जो स्थायित्व होता है संकुल का वो कीलेट वलयों की संख्या के समानुपाती होता है। कीलेट वलयों की संख्या मतलब जिसमें वलय ज़्यादा बनेंगी, कीलेट वलय ज़्यादा बनेंगी, वो ज़्यादा स्थायी होगा। अगर इन चार ऑप्शन में देखें तो हमें स्थायित्व स्थिरांक K नहीं दिया हुआ है, तो इससे हम नहीं देखेंगे। दूसरा है कि धातु आयन का आकार या धातु आयन पर आवेश, तो चारों में कोबाल्ट धातु आयन के रूप में है, तो चारों में धातु आयन का आकार सेम होगा, धातु आयन पर आवेश सेम होगा। अब ये है कीलेट वलयों की संख्या, तो अगर इनमें कीलेट वलय, तो इसमें कीलेट वलय नहीं होगी, दूसरे में भी कीलेट वलय नहीं होगी, फोर्थ में भी कीलेट वलय नहीं होगी, थर्ड में अगर देखें तो यहाँ पर EN जो है वो एथिलीन डाईएमीन द्वितंतुक लिगेंड है, यानी ये एक समय पर 2 बंध बनाकर कीलेट वलय का निर्माण करता है। तो इसमें इस संकुल में कीलेट वलय पाई जाएगी, इसलिए ये अधिक स्थायी होगा। ऑप्शन 3 सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुल AgH2O होल 2 AgCN होल 2 का IUPAC नाम क्या है। तो इसमें इस संकुल का IUPAC नाम पूछ रहा है, तो पहले IUPAC नाम के नियम पढ़ेंगे। IUPAC संकुल के IUPAC नाम लिखने के कुछ नियम होते हैं, तो पहले वो नियम देख लेते हैं। नियम ये है, पहला नियम है कि धनात्मक भाग का नाम पहले लिखा जाता है, उसके बाद ऋणात्मक भाग का नाम लिखा जाता है। तो इस संकुल में तो ना यहाँ पे धनात्मक भाग दे नहीं रखा है, ना ही ऋणात्मक भाग दे रखा है, केवल उपसय संयोजक मंडल दे रखा है, 2 उपसय संयोजक मंडल है। जैसे मैं धनात्मक भाग दिखा देता हूँ, जैसे ये संकुल है K4FeCN6 है, यहाँ पे जो
K4 है पोटेशियम, ये धनात्मक भाग है, तो इसका नाम जो है वो पहले लिखा जाएगा। और इस उपसंयोजक मंडल के बाद अगर कोई ऋण आयन का नाम दे रखा हो, जैसे SO4 सल्फेट जो है वो एक ऋणात्मक भाग है, तो उसका नाम लास्ट में लिखा जाता है, बाद में। ठीक है, तो पहला नियम यह है कि धनात्मक भाग का नाम पहले, ऋणात्मक भाग का नाम बाद में लिखा जाता है। फिर जैसे धनात्मक भाग का नाम लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं, और लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। जैसे अगर एक्वा दे रखा है, एक किसी संकुल में एक्वा और एमीन दे रखा है, ठीक है, एक्वा, और जैसे नाइट्राइट दे रखा है तो नाइट्राइट एन से आएगा और एक्वा ए से आएगा, तो एक्वा का नाम पहले लिखा जाता है, जो H2 लिगेंड होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, तो लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय परमाणु का नाम लिखा जाता है, ठीक है, और लिगेंडों की संख्या को मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि से लिखा जाता है। जैसे अगर 4 साइनो है, 4 साइनाइड लिगेंड है, तो उसको टेट्रा साइनो लिखेंगे, टेट्रा साइनो, 4 के लिए टेट्रा, 3 के लिए ट्राई और 2 के लिए डाई, 1 के लिए मोनो, ठीक है। और अगर संकुल लिगेंड हो, जैसे कोई लिगेंड हो उसमें अगर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पहले से उपस्थित है, पहले से अगर हम डाई, ट्राई, टेट्रा लिख रहे हैं, तो फिर उसमें और वो अगर 2 हैं, 2 लिगेंड है ऐसे, तो उसके लिए बिस का यूज़ होगा, 3 है तो ट्रिस का, 4 है तो टेट्रा किसका। जैसे ये एक संकुल है, इसका नाम इस प्रकार हुआ डाई एक्वा, ठीक है, डाई, दो, क्योंकि 2 एक्वा है तो 2 के लिए एक्वा डाई, तो डाई एक्वा। और यहाँ पर EN जो है वो एथिलीन डाईएमीन को EN लिखते हैं, क्योंकि एथिलीन डाईएमीन में पहले ही डाई का हमने इस्तेमाल कर लिया, 2 के लिए डाई का इस्तेमाल कर लिया, तो अब जो ये 2 एथिलीन डाईएमीन है, इस 2 के लिए बिस का यूज़ करेंगे, तो बिस एथिलीन डाईएमीन। उसके बाद जो है वो केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, और केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में लिखेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद ऋणात्मक भाग सल्फेट को लिखेंगे। अगर लिगेंड जो है वो ऋणायन है, तो ऋणायनी लिगेंड का नाम O पर समाप्त होता है, जैसे F- एक ऋणायनी ऋणात्मक लिगेंड है तो इसको फ्लोरिडो लिखेंगे, O से समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार CN- भी एक ऋणात्मक लिगेंड है, इसको साइनो लिखेंगे। धनायनी लिगेंड का नाम EM पर समाप्त होता है, जैसे NH4+ है, ये एक धनात्मक लिगेंड है, इसको अमोनियम लिखते हैं, EM पर समाप्त होता है, लास्ट में EM आता है। और जो उदासीन लिगेंड होते हैं उनके लिए नियमित नाम प्रयुक्त होता है, उनके नाम के अंत में कुछ ऐसा O या EM वगैरह कुछ नहीं लगता। और जो केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं, फिर केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को कोष्ठक में लिखते हैं, वो भी रोमन अंकों में। अगला नियम है उपसय संयोजक सत्ता पर अगर ऋणावेश हो, जब ऋणावेश हो तब केंद्रीय धातु के नाम के अंत में एट लगता है। जैसे ये उपसय संयोजक यौगिक है, ये एक संकुल है, इस पर ऋणात्मक सत्ता पर -4 आवेश है, यानी ऋणात्मक आवेश है, तो इसमें आयरन जो केंद्रीय परमाणु है आयरन, उसके लिए फेरेट का यूज़ होगा, जो नाम है उसके अंत में एट लगता है। तो अगर ओवरऑल देखें नियमों को, तो जो धनात्मक भाग है उसको पहले लिखते हैं, फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर केंद्रीय परमाणु को लिखते हैं, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में लिखेंगे, और फिर ऋणात्मक भाग को लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है K4FeCN6 है, पहले धनात्मक भाग पोटेशियम, पोटेशियम की यहाँ पर संख्या नहीं लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 4 पोटेशियम के लिए टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल पोटेशियम नाम ही लिखते हैं। उसके बाद लिगेंड लिखेंगे, लिगेंडों की संख्या सहित है हेक्सासाइनो, तो हेक्सासाइनो चूँकि साइनाइड जो है वो ऋणात्मक लिगेंड है CN-, इसलिए लास्ट अंत में O आएगा, तो साइनो। और ठीक है, चूँकि ये ऋणात्मक यहाँ पर उपसय संयोजक मंडल पर -4 ऋणात्मक आवेश है, अगर K4 को हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो उपसय संयोजक मंडल पर ये जो +4 है, पोटेशियम पर +4 आवेश है, वो यहाँ पर -4 लिखेंगे, तो ये एक ऋणात्मक उपसय संयोजक सत्ता पर ऋणात्मक आवेश है, इसलिए यहाँ पर आयरन के लिए फेरेट का इस्तेमाल करेंगे, और इसकी आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, इसको रोमन अंकों में ब्रैकेट में लिख देंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं,
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये एक संकुल दे रखा है, इसका जो नाम पूछ रहा है। तो अगर हम 4 ऑप्शनों को देखें तो इनमें 2 में ऑक्सीकरण संख्या समान है और 2 ऑप्शन में ऑक्सीकरण संख्या समान है। तो पहले तो हमें ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स में जो सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या क्या दे रखी है। तो इसमें जो दोनों सिल्वर है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 में है। तो पहला और जो दूसरा ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी है, जबकि ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। अब तीसरा और फोर्थ में देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में साइनिडो सिल्वर और डाई एक्वा अर्जेंटेट दे रखा है। तो साइनिडो सिल्वर, पहले इसका नाम दिया और फिर इसका नाम दिया। तो जो लिगेंडो का नाम है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तो एक्वा और साइनाइड सी, दोनों में से एक्वा पहले लिखा जाएगा तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो 2 एक्वा है तो डाई एक्वा सिल्वर, ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे केंद्रीय परमाणु की +1 रोमन अंकों में। फिर इसका नाम लिखेंगे साइनिडो, जो कि ये ऋणात्मक लिगेंड है। तो साइनिडो, डाईसाइनिडो अर्जेंटेट, ऑक्सीकरण संख्या +1। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 संकुल दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन संकुलों के रंग के लिए उत्तरदायी अवशोषित ऊर्जा का क्रम है। तो जिस संकुल में जो प्रबल लिगेंड होगा, वो जितना ज़्यादा प्रबल लिगेंड होगा उसकी धातु आयन के डी कक्षकों को विभाजित करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो इन संकुलों में 2 प्रकार के लिगेंड दे रखे, एक H2O और एक एथिलीन डायमीन। इसमें भी H2O एथिलीन डायमीन और इसमें 3 एथिलीन डायमीन है। तो देखना है कि कौन सा प्रबल लिगेंड है। तो जो एथिलीन डायमीन है वो H2O से प्रबल लिगेंड है। तो एथिलीन डायमीन की डी कक्षकों को विभाजित करने की क्षमता अधिक होगी, इसलिए ये संकुल है जिसमें प्रबल लिगेंड ज़्यादा होंगे, वो संकुल अधिक ऊर्जा अवशोषित करेगा। ठीक है, अधिक ऊर्जा अवशोषित करेगा। तो ऑप्शन सी में निकिल जो है 3 एथिलीन डायमीन लिगेंडों से जुड़ा है। तो इसमें 3 एथिलीन डायमीन प्रबल लिगेंड है, इसलिए सबसे अधिक ऊर्जा का अवशोषण ये करेगा, ये वाला संकुल। फिर इसमें 2 एथिलीन डायमीन है, फिर ये करेगा, और इसमें केवल 1 एथिलीन डायमीन है तो सबसे कम ऊर्जा का अवशोषण बी करेगा। तो सबसे ज़्यादा सी करेगा, फिर ए करेगा और फिर बी। तो CAB ऑप्शन 3। इसमें पूछ रहा है एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट जो EDTA है वो कौन सा लिगेंड है। द्वितंतुर लिगेंड है, त्रितंतुर लिगेंड है, षटतंतुर लिगेंड है या एक तंतुर लिगेंड है। दंतुरता का मतलब है कि कितने उपसंयोजक बंध बनाएगा ये लिगेंड, कितने उपसंयोजक बंध बनाता है। तो जो EDTA की संरचना होती है, EDTA का सूत्र होता है वो होता है CH2 एथिलीन नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन के लिए डायमीन और CH2COO- 2 एसीटेट आयन इस नाइट्रोजन से जुड़े होंगे और 2 एसीटेट आयन CH2COO- इस नाइट्रोजन से जुड़े होंगे। तो 4 एसीटेट आयन होंगे, इसके लिए टेट्रा एसीटेट है। ये EDTA है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो इसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं, 2 तो नाइट्रोजन दाता परमाणु होंगे और 4 ये ऑक्सीजन दाता परमाणु होंगे। तो 2 और 4 ये एक षटतंतुर लिगेंड है जिसमें 4 ऑक्सीजन एवं 2 नाइट्रोजन दाता परमाणु के साथ यह एक षटतंतुर लिगेंड होगा। तो इसमें ऑप्शन 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में इनके चुंबकीय आघूर्णों के मान दे रखे हैं। तो जो केंद्रीय धातु आयन का जो भी चुंबकीय आघूर्ण होगा उसके साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, 26 नंबर पे आता है। ये ऑर्गन 4s2 3d6 होता है, जिसमें
3D में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो ए ऑप्शन है उसमें आयरन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। Fe3+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल जाएंगे, और एक ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये 3D से निकल जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3D में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें जो आयरन है वो CN लिगेंड से, साइनो लिगेंड से जुड़ा हुआ, जो कि एक प्रबल लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग होने पर जो ऑप्शन ए के लिए पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होने पर ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, इसमें केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है वो होता है √n × n+2, जहाँ पर n जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है n। तो इसमें अगर यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखें तो 1√1 × 1+2 बराबर √3। तो जो √3 की वैल्यू होगी वो 1.73 बोर मैग्नेटान इसकी वैल्यू आएगी। तो जो ए ऑप्शन है वो 4th के साथ मैच कर जाएगा। ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी में 4, अगर बी की बात करें तो बी में जो आयरन है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ही है, जिसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा +3 के लिए 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पर जो H2 है वो एक दुर्बल लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। तो ये पाँचों के पाँचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, जो होगा √5 × 5+2 बराबर √35 बोर मैग्नेटान। √35 बोर मैग्नेटान की वैल्यू आएगी 5.92। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें, बी जो है वो फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो सी में जो है वो आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, Fe2+। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 4s से निकल जाएंगे, तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और जो CN लिगेंड है वो एक प्रबल लिगेंड है, तो यहाँ भी पेयरिंग होगी। पेयरिंग करने पर जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति होगी वो इस प्रकार होगी 1 5 6। यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। ये जो है सी 2 के साथ मैच हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो डी में जो है आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ही है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा छः, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो 4s से ही निकलेंगे। 3D में 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। और यहाँ पर H2O एक दुर्बल लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण इस प्रकार होगा √4 × 4+2 बराबर √4 × 6 √24। तो √24 की वैल्यू होगी 4.9 बोर मैग्नेटांक। तो डी जो है वो 3 के साथ मैच हो जाएगा। इसमें Cr2+ क्रोमियम 2+ के लिए केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान है। तो केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण जो है वो
म्यू बराबर रूट एन इंटू एन प्लस 2 से दिया जाता है, जिसमें एन जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पर अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 24 नंबर पे आता है। ऑर्गन 4s2 3d4 होता है, जिसमें कक्षकों की स्थिति इस प्रकार होती है 3d और 4s। 3d में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर Cr2+ की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से निकल जाएंगे, 4s 0 आ जाएगा। 3d में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो सूत्र में अनपेड इलेक्ट्रॉनों का मान रखने पर म्यू बराबर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2 बराबर रूट 24 की वैल्यू 4.9 बोर मैग्नेटान हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से समन्वय यौगिकों को बनाने के लिए संलग्नियों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता का सही क्रम है। मतलब ये कुछ लिगेंड दिए हुए हैं और उनका क्रम दे रखा है कि कौन सा लिगेंड अधिक प्रबल है। तो एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रृंखला, उसमें लिगेंडों को उनके प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये जो श्रृंखला है ये हमें पता होनी चाहिए। तो जो सबसे दुर्बल लिगेंड होता है वो I- होता है। I- के बाद जो है Br- होता है। Br- के बाद SCN- होता है। उसके बाद Cl-, इसी प्रकार S-2, इसको ऑक्जेलेट बोलते हैं। इसके बाद होगा इनका लगभग समान होता है। उसके बाद एथिलीन डाइअमीन साइनाइड और सबसे प्रबल लिगेंड होता है कार्बोनिल लिगेंड। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पता होनी चाहिए। इसके आधार पर जो ये दे रखे हैं तो इनमें SCN आ जाएगा सबसे कम, उसके बाद फ्लोराइड आ जाएगा F-, उसके बाद C2O4 2- और CN-। इनमें सबसे प्रबल लिगेंड है तो ऑप्शन 3। इसमें पूछ रहा है CFT के आधार पर K4FeCN6 में केंद्रीय परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। जो K4FeCN6 है उसमें आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। आयरन 26 पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 4s से निकल जाएंगे। S 0 और 3d 6 होगा। ठीक है। अब अगर इसका CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर जो है डी आयरन के जो डी कक्षक है 5d कक्षक, उनका विभाजन हो जाएगा और इनमें जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें एक पेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है आपस में और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन 5d कक्षकों का स्प्लिटिंग हो जाएगी 6 साइनाइड आयन के कारण, लिगेंडों के कारण। स्प्लिटिंग इस प्रकार होगी कि 3 बनेंगे T2G कक्षक और 2 बनेंगे EG कक्षक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो साइनाइड लिगेंड है, साइनो लिगेंड है, संकुल में साइनो लिगेंड दे रखा है जो कि एक प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंडों के कारण जो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और साइनो एक प्रबल लिगेंड है, तो प्रबल लिगेंडों के कारण जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है उनकी यहीं पे पेयरिंग हो जाएगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 3 आ गए
4, 5, 6। T2 सभी 6 इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में आ जाएंगे। EG कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G6 EG0, क्योंकि EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए 0। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए T2G6। तो इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा T2G6 EG0। ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी स्पीसीज स्थायी नहीं है। तो इन चारों में जो केंद्रीय परमाणु है ये एक ही वर्ग के तत्व हैं, और इनमें जो सभी केंद्रीय परमाणु है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था समान है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट में जो सिलिकॉन है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ठीक है। सेकंड में जर्मेनियम भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। ऑप्शन 3 में SN जो है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और ऑप्शन 4 में सिलिकॉन +4 अवस्था में है। तो चूँकि वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो सिलिकॉन से, जिसका आकार सबसे छोटा है, इनमें सिलिकॉन से 6 फ्लोराइड लिगेंड जुड़े हैं, 6 फ्लोराइड आयन जुड़े हैं। और इसमें देखें इसे 6 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, इसमें टिन से 6 OH- आयन जुड़े हुए हैं, और इसमें सिलिकॉन से 6 Cl- है, 6 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं। तो एक बड़े ग्रुप से जो बल्कि ग्रुप जुड़ सकते हैं, तो 2 और 3 तो जो है वो स्टेबल होंगे। फर्स्ट और फोर्थ में देखें तो सिलिकॉन जो सबसे छोटा आयन है उसमें 1 से फ्लोराइड आयन जुड़े हैं, 1 से क्लोराइड आयन जुड़े हैं। सिलिकॉन का आकार सबसे छोटा है, इससे 6 फ्लोराइड आयन जो कि क्लोराइड आयन से आकार में छोटे हैं वो जुड़ सकते हैं। बट एक छोटे परमाणु से 6 बड़े परमाणु जुड़े हुए हैं इससे, जो कि ये जुड़ नहीं सकते आसानी से। 6 क्लोराइड आयन जो है वो सिलिकॉन के चारों ओर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये समकुल, ये अस्थायी होगा यानी स्थायी नहीं होगा। तो इसमें फोर्थ हो जाएगा।